periodic table and periodicity of properties अब बेटे हाफ जो है वो हम इसका पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल। आज है हमारा टॉपिक पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी पीरियोडिसिटी हमने देखनी है। फर्स्ट वन इज़ एटॉमिक रेडियस। सेकंड वन इज़ shielding effect। Third one is ionization energy। Fourth one is electron affinity। And last one is electronegativity। बेटे ये बहुत आसान है। अगर हम इनको टॉपिक वाइज देखें तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं इसमें इम्पॉर्टेंट हर हेडिंग के अंडर। एक उसकी डेफिनेशन कि वो होती क्या है, दूसरा उसका ट्रेंड इन अ पीरियड, और तीसरा उसका ट्रेंड इन अ ग्रुप। ये तीन चीज़ें हमने इम्पोर्टेंट देखनी है। वैसे हम उलझी जाएं तो जितना मर्जी उलझी जाएं। अच्छा, अब उसके ट्रेंड जो ग्रुप और पीरियड के अंदर हैं उनमें एक दफ़ा आपको लॉजिक समझ आ गई, फिर आपको वो भूलनी नहीं चाहिए, इंशाल्लाह ताला नहीं भूलेंगे। अब इनके लिए अलग-अलग इनको देखने से पहले मैं कोई एक ग्रुप और एक पीरियड जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। ये दो पीरियड, पहले दो पीरियड ड्रा कर लेते हैं हम। पीरियड में लेफ़्ट से राइट एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ रहा है, लगातार है ना, 1 2 3 4 5 6 7। आपके ग्रुप के अंदर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन लगातार नहीं बढ़ रहा। इट्स ओके, आगे चलें। अच्छा जी, अब बेटे व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस। हम रेडियस किसे बोलते हैं? ये एक हमारे पास दायरा है, इसके सेंटर से लेकर इसके एक पार्ट, एक किनारे तक, एक हद तक का जो फासला होता है उसको हम कह देते हैं कि ये रेडियस है। ये क्या है? अब एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है? एटम का रेडियस मतलब एटम का साइज। एटम का ज़ाहरी बात है, रेडियस जितना बड़ा होगा साइज उतना बड़ा होगा। अब ये रेडियस मेजर कैसे किया जाता है? अज्यूम ये किया जाता है कि एटम एक गोल शय है। एटम एक, और जब दो एटम जो बिल्कुल आपस में साथ साथ जुड़े हुए हैं, ये सपोज दूसरा एटम है, अब इसका रेडियस और इसका रेडियस, इसके न्यूक्लियई से इसके न्यूक्लियई तक का जो टोटल फासला है, इसको हम आधा कर लें, हाफ कर लें, वो हमारे पास उस एटम का एटॉमिक रेडियस होगा। वो उस एटम का एटॉमिक रेडियस होगा। इसके न्यूक्लियस से लेकर इसके न्यूक्लियस तक दो साथ जुड़े हुए गोल एटम्स के न्यूक्लियई के दरमियान जो फासला है उसको हम हाफ कर लें तो वो हमारा एटम का रेडियस होगा। मुश्किल बात है? या एटम का वो साइज होगा। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियई ऑफ टू क्लोजली बाउंडेड एटम्स, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। फॉर एग्जाम्पल बेटे, ये कार्बन का है हमारे पास एटम, ये भी कार्बन का,
ये भी कार्बन का। अब ये जो टोटल डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान वो है 150 pm। pm मीन पिकोमीटर, पिकोमीटर, ये टोटल फासला। अब अगर इस 154 पिकोमीटर को हम 2 पे डिवाइड कर दें तभी हाफ होगा ना हमारे पास, तो कितना आ गया 77 pm। अब ये 77 pm से क्या मुराद है कि ये एक कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस है, एक कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस है। मुश्किल बात तो नहीं। अब हमने बेटे देखना है इसका ट्रेंड। पहले हम देखेंगे ट्रेंड इन आ ग्रुप, और ग्रुप में बेटे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमने जब भी देखना है वो हमने कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ज़रा मेरी तरफ हाजिर रहना आप। हाइड्रोजन एक, अब ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये इसका ऑर्बिट आ गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक हो गया। लिथियम, ये इसका न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये इसका दूसरा ऑर्बिट, ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। सोडियम, न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट 2, दूसरे ऑर्बिट में बेटे 8, तीसरे ऑर्बिट में 1। हमारे पास पोटाशियम, पहले में, दूसरे में, तीसरे में 8, कितने हो गए 18, चौथे में। इसी तरह अब रुबीडियम, ये न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, 5वां ऑर्बिट। इसके आगे सीजियम, उसके आगे फ्रेंचियम। अब क्या हो रहा है, क्या चीज समझ आई? ग्रुप में ऊपर से नीचे एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो रहा है। उसकी वजह एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वजह उसकी बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। इसमें कितने ऑर्बिट्स हैं, 1। इसमें कितने हैं, इसमें कितने हो गए, इसमें कितने हो गए, अब इसमें उससे भी ज्यादा, इसमें उससे भी ज्यादा। जैसे जैसे नीचे हम चलते जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ने से एटम का साइज बड़ा होता चला जा रहा है। अब बेटे ट्रेंड इन अ पीरियड, पीरियड में हमेशा हमने कहां से कहां देखना है, लेफ्ट टू राइट। अब जरा हाजिर होके सुन लेना। इसमें भी लिथियम में 3 है, 2 शेल आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आ गया। बेरिलियम न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल,
ठीक हो गया। बोरॉन पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4। ऑक्सीजन पहले शेल में, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन न्यूक्लियस पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 7। नियॉन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8। क्या नोट कर रहे? नोट करने वाली बातें मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, मेरी सुन लो। पहली बात, पीरियड में एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे ही है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे। नंबर ऑफ शेल्स, अब नंबर ऑफ शेल्स के ना बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन के साथ कशिश की कुव्वत बढ़ रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। एक छोटा में पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं, साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन शेल्स की तादाद, इसलिए अट्रैक्शन की कुव्वत जो है, अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से एटम का साइज छोटा होता जा रहा है। लिथियम बड़ा है, बेरिलियम उससे छोटा, बोरॉन उससे छोटा, कार्बन उससे छोटा, नाइट्रोजन इनसे छोटा, ऑक्सीजन इन बाकियों से छोटा, फ्लोरीन इनसे, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और सबसे छोटा। समझ आ रही इस बात की? तो पीरियड के अंदर हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब उसकी वजूहात पता चल गई, मुश्किल बात तो नहीं। आगे चलें। नेक्स्ट है जी शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, शील्ड किसे कहते हैं? बचना, बचाने वाली शय, ढाल, उसको हम कह देते हैं शील्ड। यहां पे एक बात समझो जरा। ये सपोज एक हमारा एटम है। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन मौजूद, पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, तीसरे में अब ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। दूसरा ये हमारे पास एटम है, इसका ये न्यूक्लियस पड़ा है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। जरा मेरी बात समझना, इस न्यूक्लियस की इसके ऊपर कशिश की कुव्वत ज्यादा होगी, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की उसके इलेक्ट्रॉन पे कशिश की कुव्वत ज्यादा होगी, या ये हमारा जो बेरियम का एटम है इसकी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कशिश की कुव्वत ज्यादा होगी? हाथ खड़ा करना जी बेटे। हाइड्रोजन की ज्यादा होगी। वजह मैं समझाना है, मैं सिर्फ आपका आइडिया ले रहा हूं कि आप मुझे किस हद तक जी। शाबाश। इसके
और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान शेल्स नहीं हैं या कम हैं, इसलिए इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के साथ कशिश की कुव्वत ज़्यादा होगी बनिस्बत इसके। इसमें क्या है, इसमें दरमियान में और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कशिश की कुव्वत जो है वो कम होती जा रही है, तकसीम होती जा रही है और कम होती जा रही है। उसकी वजह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ये न्यूक्लियस इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और जो यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। बची कुची फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो रह गई इस इलेक्ट्रॉन के लिए। अब ये कम कुव्वत के साथ, जबकि ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इनमें आपस में कशिश की कुव्वत ज़्यादा होगी। जिस कुव्वत के साथ, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक बात समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अंदरूनी शेल्स, ये शेल्स जितने ज़्यादा हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की कशिश की कुव्वत उतनी कम होती जाएगी। ये एक मुद्दा था इस टॉपिक में, समझ आई है इसकी कि नहीं? अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है? मैंने अभी आपको बताया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता और कम होता है? अब है शील्डिंग इफेक्ट। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं। किसको शील्ड कर रहे हैं? न्यूक्लियस की कशिश की कुव्वत किस इलेक्ट्रॉन के लिए? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के लिए। दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या कहलाता है? शील्डिंग इफेक्ट। It means the electrons present in the inner shells screen or shield the force of attraction of nucleus felt by the
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, कि ये जो अंदर मौजूद आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्क्रीन करते हैं, कम करते हैं, शील्ड करते हैं न्यूक्लियस की कशिश की कुव्वत किसके लिए? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के लिए। मुश्किल तो नहीं बात। अब चलें ट्रेंड की तरफ। अच्छा जी, शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? ओहो, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ अंदरूनी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं ना। तो न्यूक्लियस की कशिश की कुव्वत वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये इनका असर, इनकी कारस्तानियां, इनकी करतूतें बढ़ रही हैं, जबकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर कशिश की कुव्वत जो है वो कम हो रही है। तो सर हम क्या कहेंगे? ग्रुप में फ्रॉम लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करना है? टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। अब वजह आपने सारी लिखनी है कि क्यों बढ़ रही है। वो जनरल हैं बेटे, वो सब में ही आनी है। तीन चीज़ें, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन लगातार नहीं है, बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या हो रहा है? इनर शेल्स जो हैं, अब उनको रहने के लिए जगह भी तो ज़्यादा चाहिए। इनर शेल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अब इनर शेल्स के बढ़ने से क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर कशिश की कुव्वत। अब आ जाओ पीरियड में। व्हाट हैपन्स इन अ पीरियड? जरा गौर, तवज्जो तलब। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है, ऐसा ही है। नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स देखो, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? इसके अंदर कितने हैं? इसके इनर शेल में, इसके इनर शेल में, इसके इनर शेल में, इसके अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है। अंदरूनी शेल्स की तादाद बढ़ रही है। अब आ जाओ जरा शेल की तरफ। इसके अंदर कितने शेल है? 1। अंदरूनी शेल की बात कर रहा हूं। 1। इसका अंदरूनी शेल, इसका अंदरूनी शेल, इसका अंदरूनी शेल, आखिरी का अंदरूनी शेल नहीं ना बढ़ रहे। तो इसका क्या मतलब है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उसकी शील्डिंग बढ़ रही है, कम हो रही है कि उतनी ही रह रही है? उतनी ही रह रही है। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। पीरियड में चाहे हम लेफ्ट टू राइट जाएं, चाहे हम उल्टे घूमते फिरें, शील्डिंग इफेक्ट जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। नो चेंज। आप ये भी लिख सकते हो कि शील्डिंग इफेक्ट तब्दील नहीं होता, या आप लिख सकते हो कि शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम, लेकिन साथ वजह देनी पड़ेगी। वो क्यों सेम है? क्योंकि इनर नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो लेफ्ट टू राइट सेम है। इनर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेफ्ट टू राइट, वो तब्दील मुश्किल। सिर्फ सिस्टमेटिक, सिर्फ आपको दिमाग में एक ये खाका बन जाना चाहिए। सिस्टमेटिक है, कोई भी मुश्किल नहीं है। मैंने कहा था डेफिनेशन आनी चाहिए उस चीज़ की, उसका ट्रेंड ग्रुप में, उसका ट्रेंड पीरियड में। लेकिन बेसिक क्या है? ये थीम समझ आ जाना चाहिए। ये थीम समझ आ गया, कोई मुश्किल नहीं। अब जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। लगता होगा कि पता नहीं कितनी मुश्किल शय आ गई, इसको ज़रा आसान करके समझ लो। आयन क्या होता है? आयन क्या होता है? कब बनता है? जब किसी न्यूट्रल एटम में कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए
या दाखिल कर दिया जाए। ऐसा ही है, ऐसे ही है ना। तो वो आयन बन जाता है, या पॉजिटिव आयन अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, या वो नेगेटिव आयन अगर उसमें इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन का निकलना ऐਵੇਂ तो नहीं मुमकिन, उसके लिए हमें कोई एनर्जी चाहिए होगी, उसके लिए हमें कोई एनर्जी चाहिए होगी। सर वो एनर्जी की मिकदार जो किसी एटम को आयन में तब्दील करने के लिए दरकार है, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब वो आयन बनेगा कैसे? विद द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। जब किसी गैसियस हालत में आज़ादाना एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट हमें चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मुश्किल है बात कि किसी एटम को आयन में तब्दील करने के लिए जो एनर्जी की मिकदार हमें चाहिए, दैट इज़। अच्छा जी, अब ज़रा तवज्जो फिर मेरी तरफ। हमारे पास कैल्शियम है, चलो मैग्नीशियम है, ये न्यूक्लियस आ गया इसका, ये इसका पहला शेल आ गया, ये इसका बेटे दूसरा शेल आ गया, ये इसका तीसरा शेल आ गया। ठीक है, अब पहले जनरल समझ लो। ग्रुप में ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ रहा है, ठीक हो गया। न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर कशिश की कुव्वत कम हो रही है। दो बातें। तीसरी बात, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा एनर्जी चाहिए या इसके आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा एनर्जी चाहिए? उसकी वजह इसकी मैं आम एग्जांपल, सर यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम है, इसलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। समझ आई बात की? तो ट्रेंड इन अ ग्रुप, क्या ट्रेंड है जी? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू। अब बेटे कुछ समझ आ रही है कि ये बातें सारी सिस्टमैटिक हैं? अच्छा, अब पीरियड में आ जाओ जरा। पीरियड में पहली बात तो ये एटम का साइज छोटा होता चला जा रहा है, जैसे जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ऐसे ही है। न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर कशिश की कुव्वत लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है? बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता चला जाएगा, मुश्किल होता चला जाएगा, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो सर, इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। समझ आई? आगे चलें। एक इसी से रिलेटेड बात, सर ये मैग्नीशियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। हमने सपोज पहला ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब पहले यहाँ पे ये डिफाइन कर लो, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? मैग्नीशियम में प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 12, एक न्यूट्रल एटम के अंदर। ठीक हो गया। अब जब हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया, अब प्रोटॉन कितने रह गए बेटे?
12, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 11। अब उन प्रोटॉन्स की कशिश की कुव्वत उन 11 इलेक्ट्रॉन पर बढ़ गई कि कम। ये जब कशिश की कुव्वत बढ़ गई, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचा, ये यहाँ से शेल आपका नीचे शिफ्ट हो चुका है। कशिश की कुव्वत क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। इसलिए अब हमें पहले जितनी एनर्जी चाहिए होगी इसको निकालने के लिए, मतलब ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, उसको हम कह देंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी है 100। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, आपकी बुक में एग्जैक्ट नंबर्स के साथ एग्जाम्पल दी हुई है। जब हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे इसी एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो सर वो हो सकता है 250 से भी ज़्यादा हो। उसकी वजह बेसिकली क्या है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकला, अब प्रोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा कशिश के साथ अट्रैक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना इससे मुश्किल, थर्ड इससे भी मुश्किल, इससे भी ज़्यादा एनर्जी, फिर जाके वो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आपका कंसेप्ट भी होना चाहिए, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन का मतलब तो पता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अफिन वर्ड से है। अफिन का मतलब क्या होता है, चाहना। अफिन का मतलब चाहना, ठीक हो गया, मुश्किल बात तो नहीं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से मुराद इलेक्ट्रॉन को चाहना, ठीक है। सर आपके लिए एक मोबाइल है जो जिसको आप बहुत पसंद करते हो, आपको किसी भी कीमत पे लेना पड़ता है, आप लेते हैं, ऐसे ही है। किताब है आपकी ना चाहत वाली शय है, आपको कोई फ्री भी दे ही जाए ना कि 500 वाली, अगला कह दे कि 100 रुपये की ले लो, तो चौकी यार है एक ले हैं, ऐसे ही है ना। जिस चीज़ के लिए चाहत होती है उस चीज़ के लिए कोई भी कीमत अदा की जा सकती है। उसको बहुत चाहते हैं, इसलिए उनको किसी भी कीमत पर वो इलेक्ट्रॉन चाहिए हों, वो उसकी कीमत अदा करते हैं, एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। और कुछ एटम्स को उनकी चाहत नहीं होती, इसलिए वो उनको फ्री भी दे ही जाओ, उनको साथ एनर्जी भी दे ही जाओ, वो फिर भी बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। मतलब तानुकती इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड in the outermost shell of an isolated gaseous atom। ये क्या है कि जब किसी एटम आज़ादाना, आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, आज़ादाना एटम जो है उसके आखिरी शेल में जब इलेक्ट्रॉन दाखिल किया जाए तो जो एनर्जी खारिज होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब ये दोनों तरीकों से मैं आपको समझा चुका हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी के रिवर्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल किया जाता है, इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसमें इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो एनर्जी खारिज करता है। जब उसमें अब जितनी ज़्यादा चाहत होगी इलेक्ट्रॉन की उतनी आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, उतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा, और जितनी चाहत कम होगी उतनी एनर्जी। अच्छा जी, affinity means attraction, therefore electron affinity means tendency of an atom to accept an electron to form an anion। For example, the electron affinity of fluorine is -328 किलोजूल पर मोल। माइनस का वर्ड ये यूज करता है कि इतनी एनर्जी खारिज हो रही है। अगर कुछ भी ना लिखा हो और अकेला 328 लिखा होता तो इट मीन्स इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ी थी। अब फ्लोरीन जो है या क्लोरीन जो है, चूंकि ये हमारी पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पर मौजूद हैं, इनके साइजेस बहुत छोटे होते हैं,
इनको इलेक्ट्रॉन की कशिश उतनी ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बड़ी कशिश के साथ खींच रहे होते हैं और इनको जिस भी कीमत पे वो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ये उसको ले रहे हैं। समझ आ गई बात की? आगे चलें। अब ग्रुप में क्या ट्रेंड है और पीरियड में क्या ट्रेंड है। ग्रुप में ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ रहा है। एटम का साइज बढ़ने से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश की कुव्वत, मतलब इलेक्ट्रॉन की ख्वाहिश कम हो रही है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी? डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब पीरियड के अंदर सर क्या हो रहा है? पीरियड के अंदर क्या हो रहा है? पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटम का साइज छोटा होता जा रहा है, न्यूक्लियस की कशिश की कुव्वत इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की चाहत ज़्यादा हो रही है। तो सर पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू मुश्किल? नो। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मैं आपको मिसाल देता हूं बेटे। HCl का नाम सुना है आपने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहते हैं। बनता कैसे है? एक हाइड्रोजन का एटम, उसका ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्लोरीन का एटम, इसके वैलेंस शेल में, मैं इनको क्रॉस से जाहिर कर लेता हूँ, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया क्लोरीन का। होना क्या चाहिए? ऐसे ही होना चाहिए। हाइड्रोजन का और क्लोरीन के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दरमियान में मौजूद होने चाहिए। ऐसा ही है, जबकि ऐसा नहीं होता। इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ज़्यादा करीब होगा, उसके ज़्यादा करीब होगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ताल्लुक इसका डायरेक्टली इसके साथ ही है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ ही, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा है। अब ये चीज़ जो है ये कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करने की जो सलाहियत है, इसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मुश्किल बात नहीं। अब ट्रेंड में आ जाओ। ग्रुप में साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही होगी। जब इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश कम हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब पीरियड में आ जाओ। साइज क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश की कुव्वत क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन